नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन CGL Tier 2 या CHSL या MTS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि A व B का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है, 40,000 रुपया है। A और B का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। A अपने वेतन का 85% खर्च करता है और B अपने वेतन का 95% खर्चा करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो A का वेतन कितना है? देखिए, पहले इसमें कह रहा है कि टोटल A और B का मिला के 40,000 रुपया है। टोटल A और B का मिला के 40,000 रुपया है। फिर इसमें कह रहा है कि A अपने वेतन का 85% खर्च करता है और B अपने वेतन का 95% खर्च करता है। और फिर कह रहा है कि दोनों की बचत बराबर है, ए का वेतन कितना होगा। तो अब जब है कि ए को देखिए, यदि ये 85% खर्च कर जाता है, यदि आपसे कहा जाए कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, क्योंकि दोनों की बचत ही बराबर करनी है। तो यदि ए अपने वेतन का 85% खर्च कर जाता है तो बचाएगा कितना इसमें? 15%। ए का देखिए, ए की यदि बचत देखी जाए तो ए का ये कुल वेतन है, ए के कुल वेतन का 15%, या ए जो है वो ए के कुल वेतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए की बचत क्या हो गई? अपने वेतन का 15%। बी को देखिए, तो बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 95% खर्च कर देता तो कितना बचाएगा, तो 95% खर्च कर देता है तो 5% बचाएगा। तो बी की बचत कितनी हो गई बताइए? बी के वेतन का 5%। तो ए के वेतन का जो 15% है, ए की बचत, और बी अपने वेतन का 95% खर्चा कर देता है तो कितना बचाएगा? 5%। तो बी के वेतन का 5% ये बी की बचत है। अब कह रहा है कि दोनों की बचत समान है तो ए की बचत बराबर बी की बचत, दोनों की बचत आपको इक्वल कर देना है। अब यहां देखिए, 100 से 100 काट देना है। अब यदि हम ए रेशियो बी निकालें इसमें, तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 5:15। यदि ए रेशियो बी निकालने के लिए कहा जाए तो 5:15 हो जाएगा इसका मान। अब हम लोग यदि काटें तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ए और बी के वेतनों का जो रेशियो है 1:4 हो गया। ए और बी के वेतनों का जो रेशियो है वो 1:4 हो गया। अब कुल वेतन का अनुपातिक योग कितना हो गया? 3:4। टोटल वेतन का अनुपातिक योग 3:4 हो गया। और इसी 4 की वैल्यू 40,000 दिया है। यहां से 3:4 कुल वेतन 4 और यहां कुल वेतन 40,000 है। तो 4 की वैल्यू दी हुई है, 4 की वैल्यू कितनी दी है? 40,000, 40,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000 में 4 से भाग दे देना है। तो 4 एकम 4 और ये हो गया 10,000। यदि 4 की वैल्यू 40,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। अच्छा, ए का वेतन कितना है? ए का वेतन 1 रेशियो है, देखिए इसका रेशियो 1 है। तो 1 की वैल्यू यानी 1 का वेतन आ गया। ए का जो आनुपातिक भाग है यहाँ पे 1 था, तो 1 की वैल्यू निकाले, मतलब ए का वेतन आ गया 10,000। तो देखिए इसका ये पहला ऑप्शन सही था। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक आयु संबंधी प्रश्न है, अनुपात समानुपात का प्रश्न है। इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। एक माँ और उसकी बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन है 30, 28, 29 और 31। इसको हम लोग साल ट्रिक से ही हल करेंगे। आइए देखिए कैसे हल करते हैं इसमें। पहले आप इसको यहाँ पे माँ लिख लीजिए और यहाँ पे बेटी, ये माँ बेटी हो गया। तो माँ और बेटी के जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:1। ये देखिए वर्तमान आयु लिख दिया हमने। माँ और बेटी के जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:1 है, लिख दिया 7:1। और आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। यह अनुपात देखिए आपका 4:1 हो गया 5 वर्ष बाद। मतलब इतना समझिए कि
ये माँ और बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात है और ये अनुपात 5 साल बाद है। मतलब ये वाली आयु और ये वाली आयु में 5 साल का अंतर है। ये वर्तमान आयु का रेशियो है, ये 5 साल बाद आयु का अनुपात 4:1 है। कह रहा उनकी वर्तमान आयु में अंतर बताइए। तो पहले हम लोग देखिए ऊपर की आनुपातिक संख्या निकालते हैं। इसका सार ट्रिक होता है, देखिए ऊपर का आनुपातिक संख्या निकालेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देना है। 7 एकम 7 कैसे करेंगे, देखिए 7 का 7 में गुणा करिए, 7 का 1 में, -4 एकम 4, और ये आनुपातिक संख्या लिखिएगा। इसमें ध्यान रहे कि यह आनुपातिक संख्या ऊपर वाले की ही निकलती है, नीचे वाले की नहीं। तो तिर्यक गुणा पहले कर लेना, 7 एकम 7 -4 एकम 4 गुणा अनुपातिक संख्या के। अब ये देखिए इसमें नीचे वाले में से ऊपर वाले, मतलब ये दोनों घटाना है। 1 में से 4 को या 4 में से 1 को घटाइएगा, कितना आया, यहां लिख लीजिए 4 - 1। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा तो 4 - 1, और कितने का अंतर है, 5 साल बाद का अंतर है, तो 5 से इसमें गुणा कर देना है। अभी एक बार फिर से समझिए इसको, ये तिर्यक गुणा हो गया 7 एकम 7 -4 एकम 4 गुणे आनुपातिक संख्या ऊपर वाली, और 1 में से 4 या 4 में से 1 को घटा देते हैं। तो 4 में से 1 घटा दिया हमने, बड़े वाले में छोटे वाले को, और कितने साल का अंतर है, 5। इन दोनों में जो अंतर होता है उसको यहां लिख दिया जाता है। अब यहां से देखिए 7 में से 4 गया 3, और ये के रहेगा आपका यहाँ पे, तो 7 में से 4 गया 3 के, और 4 में से 1 गया 3 गुणे 5। अब ये 3 से 3 कट गया, के की वैल्यू 5 आ गई। तो के की वैल्यू यदि 5 आ गई, यानी ऊपर की अनुपातिक संख्या 5 आ गई, और माँ और बेटी के अनुपात का अंतर कितना है, 7 और 1 6। तो अनुपात का अंतर 6 है, इसमें अनुपातिक संख्या 5 से गुणा कर दीजिए। तो 6 गुणे 5 जब कर देंगे 30 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु में 30 वर्ष का अंतर है, पहला ऑप्शन सही है। इस सारे ट्रिक को एक बार फिर से हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद आयु, आयु संबंधी सारे प्रश्न आप ऐसे लगा सकते हैं। वर्तमान आयु का रेशियो 7:1, 5 साल बाद ये रेशियो 4:1 हो जाएगा। ऊपर की यदि आनुपातिक संख्या के हो तो 7:1 तिर्यक गुणा करते हैं, 7 एकम 7 और -4 एकम 4, और यहाँ पे आनुपातिक संख्या लिख देते हैं। नीचे वाले दोनों को घटा देते हैं, 4 में से घटाएंगे 1 में से 4, उत्तर हमेशा धन में ही रखना है। तो 4 में से 1 घटा देंगे, और जो यहाँ और यहाँ में वर्ष का अंतर होता है 5 साल का, वो यहाँ गुणा कर देना है। अब 7 में से 4 गया 3 के, और 4 में से 1 गया 3 गुणे 5, 3 से 3 कट गया, के बराबर 5, यानी आनुपातिक संख्या 5 हो गई ऊपर वाले की। अनुपात में कितने का अंतर है, 7 और 1, अंतर कितने का आ गया, 6। तो अब यहाँ पे 6 का अंतर, अब 6 की वैल्यू होगी कितनी, अनुपातिक संख्या के है, तो के का जब 6 में गुणा करेंगे तो 30 वर्ष का अंतर आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि के का मान 5 है तो माँ की आयु 7 × 5 = 35, और यहाँ पे के का मान 5 है तो पुत्री की आयु जो हो गई 5 एकम 5, 5 से इसमें गुणा करिए 5 से इसमें, तो माँ 35 वर्ष की और ये बेटी हो गई 5 वर्ष की, तो 35 में से 5 गया 30 वर्ष। यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली बात थी ये कि यहाँ से जो के निकालते हैं वो ऊपर वाले का ही निकलेगा, नीचे वाले में के से गुणा नहीं करना है। तो ये के जो निकलता है वो फिर ऊपर वाले का निकलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, सार ट्रिक पे ही लगाएंगे इसको हम लोग। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी, यानी पहली भी 2650 में और दूसरी भी 2650 में। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 5% लाभ पर बेचा। एक वस्तु को उसने 10% प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा। तो कह रहा है इसमें कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए सारे ट्रिक से लगाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। देखिए जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस समान हो यानी क्रय मूल्य समान हो, तो पहली भी 2650 में ही खरीदी गई, उसकी भी कीमत 2650 है और दूसरी की भी कीमत 2650 रुपये है। अब देखिए एक वस्तु को 10% लाभ पे और दूसरे को 5% लाभ पे बेचा गया। तो यदि आपसे कहा जाए कि कुल लाभ बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, ये 10% लाभ है और ये 5% लाभ है।
पहले वाले का लाभ और दोनों दूसरे वाले का लाभ दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 10 5 15/2 7.5%। टोटल उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 7.5% का हुआ। अब एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसका, बहुत ब्रॉड लेवल में इसका यूज कैसे करेंगे आप। तो यदि देखिए ये नियम आप तभी लगा पाएंगे जब दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम हो। पहला चीज़ कि ये नियम तभी लगेगा जब दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम हो। दूसरी चीज़, यहाँ भी लाभ हुआ है, यहाँ भी लाभ हुआ है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया हमने, 7.5% आ गया, यानी ये ऑप्शन इसका सही था। यदि एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस होता, यदि एक पे प्रॉफिट होता और दूसरे पे लॉस होता तो प्रॉफिट और लॉस को घटाया जाता, प्रॉफिट के लिए प्लस लिखा जाता और लॉस के लिए माइनस। और यदि लॉस ज़्यादा होता तो लॉस होता, यहाँ पे ऋण आ जाता तो लॉस हो जाता। अब जैसे मान लीजिए ऐसे 3 वस्तुएं होती, यदि प्रश्न पूछ दिया कि ऐसे 3 वस्तुएं होती, अब पहली पे प्रॉफिट हुआ मतलब दूसरे पे ही प्रॉफिट या लॉस जैसे भी होगा, तो 3 वस्तुओं के लिए तीनों को लिख के जोड़ के 3 से भाग देना है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है। बस ये ध्यान देना कि प्रॉफिट जुड़ेगा और लॉस क्या कर देना, माइनस में कर देना है। तो इसका बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज कर सकते हैं हम लोग, बशर्ते कास्ट प्राइस क्या हो, सेम हो। कास्ट प्राइस अलग अलग होगी तब ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो एक वस्तु पे दोनों का कास्ट प्राइस सेम था, दोनों वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम था, एक पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पे 5% का लाभ हुआ, तो दोनों पे मिला के कितना लाभ हुआ, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, 7.5% का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ज्योमेट्री से है। देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल ACB इज इक्वल टू 100 डिग्री। ACB कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, एंगल ACB इज इक्वल टू 100 डिग्री तथा O वृत्त का केंद्र है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो दिए गए चित्र में ACB बराबर 100 डिग्री और O वृत्त का केंद्र है, एंगल OAB का मान बताइए। ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ OAB। अब इसको हल किया जाए। देखिए आप इसमें पहले ये समझ लीजिए कि ये वृत्त का आपको ये चाप यानी आर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वृत्त का चाप। तो ये वृत्त का चाप जो होता है, तो इस वृत्त के चाप ने परिधि पे कितना कोण बनाया है, 100 डिग्री का। ये जो वृत्त का चाप है ये वाला, इसने परिधि पे कितना कोण बनाया है, 100 डिग्री का। इसने परिधि पे यदि 100 डिग्री का कोण बनाया है तो केंद्र पे कितना बनाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा आपका। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो यदि ये 100 डिग्री है, इस चाप ने बनाया है, तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 360 का। तो यदि ये 200 डिग्री का हो गया तो ये ऊपर का कितना होगा, एंगल AOB कितना होगा, तो 360 में से 200 घटा देना है, 160 डिग्री, यानी ऊपर का ये एंगल 160 डिग्री हो गया। इतना समझ में आ गया होगा कि ये चाप ने परिधि पे 100 डिग्री का एंगल बनाया, केंद्र पे 200 बनाएगा, तो ये एंगल 200 डिग्री का हो गया। अब जो है O के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो नीचे का यदि 200 है और आपसे पूछा जाए कि ऊपर का कितना बनेगा, तो 360 में से 200 घटा देंगे, 160 डिग्री। अब एक चीज और देखिए, ये O से लेकर A तक ये जो OA है और ये OB, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों की लेंथ सेम होगी। जितना OA होगा उतना ही OB होगा, जितना OA होगा उतना ही OB होगा, दोनों की लेंथ सेम होगी। तो हमने कहा कि यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो यदि इस कोण को हम लोग x मान लें तो यह एंगल भी x हो जाएगा। त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो यदि ये x हो गया तो ये भी x हो गया। अब इस ट्रायंगल OAB में चलिए आप, ट्रायंगल OAB में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये x और ये 160 निकाला हमने यहां पे, और ये भी x है। अब तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। अब x क्या कर देना, जोड़ देना है, x में x को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 2x। तो 2x प्लस 160 बराबर 180। तो 2x बराबर 160 जब उधर जाएगा, 180 में से 160 घटा देंगे, 20 बचेगा, x बराबर 10 डिग्री। तो x का मान देखिए 10 डिग्री हो गया, यानी ये जो एंगल OAB है ये आपका 10 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर हो गया 10 डिग्री।
तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काम और समय का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि ए, बी व सी की दक्षताओं का अनुपात 5:3:2 है। दक्षता मतलब क्षमताओं का अनुपात। तो ए, बी व सी की दक्षताओं का अनुपात 5:3:2 है और एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। मतलब तीनों यदि मिलकर काम करें तो वो उस काम को 21 आवर में यानी 21 घंटे में पूरा कर देते हैं। बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने समय में पूरा करेगा। पहले आप देखिए फार्मूला आपको बता दें कि ये पावर क्षमता को यदि P से लिखा जाए तो P1 इंटू D1। देखिए क्षमता और दिन, जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसे काम करने में उतना ही कम समय लगता है। मतलब क्षमता और दिन जो है वो व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, यानी जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे होता है। तो पक्षांतर कर देंगे तो इधर चला जाएगा, तो P इंटू डी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, नियतांक। मतलब क्षमता और दिन का जो गुणनफल है वो नियतांक होता है। क्षमता बढ़ेगी तो दिन घट जाएगा, क्षमता ज़्यादा होगी तो दिन कम लगेगा, और क्षमता यदि कम है तो दिन ज़्यादा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए की पावर गुणे ए का दिन, ये फार्मूला है P1 इंटू D1 और P2 इंटू D2। P1 इंटू D1, P2 इंटू D2, बी का पावर गुणे बी का दिन। और यदि हम लोग सी को देखें तो P3 इंटू D3। इसको समझिए, सी का पावर गुणे सी के दिनों की संख्या। और अब ए बी सी तीनों को कंबाइंड करिए तो ए की पावर धन बी की पावर P2 लिखिए यहाँ पे, P1 प्लस P2 प्लस P3 और गुणे तीनों का दिन। तीनों का दिन हमने केवल इसको डी से लिख लिया। देखिए इसको हमने किससे लिख लिया, डी से। तो फार्मूला यही होता है P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। तो ए की पावर गुणे ए का दिन, बी की पावर गुणे बी का दिन, सी की पावर गुणे सी का दिन, और ए बी सी की पावर और गुणे तीनों का दिन। अब यहां से कह रहा है कि बी अकेले उस काम के 40% को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो यहां से बी को निकालिए। बी की क्षमता कितनी है बताइए, 5:3:2। तो ये नहीं बी की क्षमता है, तो बी की पावर 3 और बी का दिन D2। ये हमें D2 निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो केवल पी को देखिए यहाँ पे, पी की क्षमता और सॉरी बी की क्षमता और बी का दिन। बी की क्षमता 3 है और बी का दिन D2। और अब यहाँ पे आ जाए तीनों का, तो P1 प्लस P2 प्लस P3। क्षमताओं का अनुपात 5 3 2, जोड़िए 5 धन 3 धन 2। और कितना दिन लगा टोटल इन सबों को, तीनों को मिला के कितना लगा, 21 दिन। बस काम खत्म है। तो यहां पे देखिए 3 इंटू D2, ये जोड़िए 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10 गुणे 21। यदि 3 से 21 को काट दें हम तो D2 बराबर आपसे पूछा जाए कितना आएगा तो क्या बताएंगे, 10 सत्ते 70। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 70 दिन। यानी बी अकेले उस काम को 70 डेज में कर पाएगा। बी अकेले उस काम को 70 दिन में पूरा कर जाएगा। तो पी की क्षमता यहां से लेना था 3, और पी मतलब बार बार हो जा रहा, बी की क्षमता। तो बी की क्षमता लेना था 3 पावर, और बी का दिन हमें पता करना था, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता और तीनों का दिन 21 दिन में तीनों ने मिलकर पूरा किया है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके 3 इंटू D2, 5 3 8 2 10 गुणे 21, 3 से 21 को काट देंगे 7, 10 सत्ते 70। यानी बी अकेले उस काम को 70 दिन में कर पाएगा, लेकिन पूरा काम नहीं करना है। बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने घंटे में कर पाएगा। बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो 70 दिन में यदि पूरा काम कर रहा है तो 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 70 का 40/100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 28 डेज, 28 दिन में पूरा कर पाएगा। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है, ये फार्मूला है कि जब भी दो व्यक्तियों की क्षमता और दिन दिया हो तो लगाइए फार्मूला P1 इंटू D1 बराबर P2 इंटू D2। ये उसी फार्मूले की सिमिलर है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो ये फार्मूला याद कर जाएंगे। पावर इंटू डे का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जितना ए के लिए होगा उतना ही बी के लिए होगा, उतना ही सी के लिए होगा।
तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।